आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि राहुल गांधी देश की संपत्ति, जमीन, पैसा और सोने को आबादी के हिसाब से लोगों में क्यों बांटना चाहते हैं और कैसे बांटेंगे, और क्या देश में 15% मुसलमानों को देश की 15%, 17% दलितों को देश की 17% संपत्ति और 52% पिछड़ों को उनकी आबादी के बराबर संपत्ति बांटी जा सकती है। तो बड़ा सवाल यही है। मेरे 2%, मेरे 50% लोग हैं, मेरे पास 2% धन है, इसलिए मेरे पास धन भी 50% ही होना चाहिए। 4 मई को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने 2 बहुत बड़ी बातें कही। पहली बात यह कि जातिगत जनगणना का असली मकसद यह पता लगाना है कि देश में कितना धन किस जाति, किस वर्ग और किस समुदाय के पास है। और दूसरा, जब यह पता चल जाएगा कि देश में कितना धन पिछड़े, दलित, आदिवासी और सामान्य वर्ग के लोगों के पास है, उसके बाद एक नई राजनीति शुरू होगी। नई राजनीति का मतलब राहुल गांधी ने यह समझाया कि मान लीजिए अगर देश में 50% आबादी पिछड़ों की है, लेकिन उनके पास पूरे देश का 2% धन है, तो इसके बाद पिछड़े समुदाय के लोग अपने लिए न्याय मांग सकेंगे और कह पाएंगे कि देश में उनकी आबादी 50% है, इसलिए उनके पास देश का 2% नहीं बल्कि देश का 50% धन होना चाहिए। तो ये जो तस्वीर है ये ब्लैक और व्हाइट की तरह है। राहुल गांधी साफ साफ ये कह रहे हैं कि जिस जाति और वर्ग की जितनी जनसंख्या है उसका हक उसी के आधार पर होना चाहिए। 50% है तो धन भी 50% होना चाहिए। 17% अगर आबादी है तो 17% धन और संपत्ति भी उसके पास होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि अगर ये लागू हुआ तो अगर आपके पास 2 घर हैं तो 1 घर कांग्रेस ले जाएगी, 2 भैंस हैं तो 1 भैंस कांग्रेस ले जाएगी, अगर आपके पास संपत्ति है, सोना चांदी है, तो उसका भी आधा हिस्सा कांग्रेस ले जाएगी। इसलिए आज इस विषय का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करना बहुत ही आवश्यक है। और आज हम आपको यह बताएंगे कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं क्या वो संभव है, और अगर वो संभव हो गई तो फिर आगे क्या होगा। अगर हम राहुल गांधी के इस बयान को शब्दशः एक योजना के रूप में देखें तो इसका मतलब यह है कि देश में लोगों के पास उनकी आबादी के अनुपात के बराबर संपत्ति और धन होना चाहिए। उदाहरण के लिए भारत में 15% मुसलमानों के पास देश की 15% संपत्ति होनी चाहिए। 52% पिछड़े वर्ग के पास देश की 52% संपत्ति होनी चाहिए। लगभग 17% दलितों के पास देश की 17% संपत्ति और 8.5% आदिवासी समुदाय के पास देश की 8.5% संपत्ति होनी ही चाहिए। और राहुल गांधी का कहना है कि यह तभी संभव होगा जब देश में जातिगत जनगणना होगी, क्योंकि इससे पिछड़े, दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों को यह पता चलेगा कि उनके पास देश की कितनी संपत्ति और कितना धन है, और इसके बाद वो सरकार से अपनी आबादी के हिसाब से अपना हक मांग सकेंगे, अपना हिस्सा मांग सकेंगे, और सरकार भी उनके साथ इंसाफ कर पाएगी। यानी मान लीजिए अगर किसी गांव या मोहल्ले में 50% आबादी किसी एक जाति और समुदाय की है, तो वहां की 50% संपत्ति भी अपने आप उस जाति और उस समुदाय के लोगों की होनी चाहिए और हो जाएगी। फिर चाहे इस संपत्ति को अर्जित करने में उनका कोई योगदान हो या ना हो, यानी एक ऐसे वर्ग के पास चली जाएगी जिसने उस संपत्ति को ना कमाया है, ना अर्जित किया है, ना वो उसकी है। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति ने दिन रात मेहनत करके कोई जमीन खरीदी है, मैं आपसे भी कहता हूं, अगर आपने भी दिन रात मेहनत करके कोई जमीन खरीदी है, कोई प्लॉट खरीदा है, लेकिन अगर आप एक ऐसे वर्ग से आते हैं जिसकी आबादी में हिस्सेदारी कम है, तो उसकी संपत्ति उन लोगों में बांट दी जाएगी जिनकी हिस्सेदारी देश में ज्यादा है, यानी जिनकी आबादी देश में ज्यादा है। और इस तरह संपत्ति के अधिकार में जातियों के हिसाब से आरक्षण की एक नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। और जिस तरह अभी हमारे देश में किसी भी धर्म, जाति और वर्ग के लोग अपनी मेहनत करके, परिश्रम करके देश में कितना भी धन और संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, और कोई गरीब व्यक्ति कहीं से भी आकर अपनी काबिलियत से अमीर बन सकता है, पैसा कमा सकता है, अपने परिवार की तकदीर बदल सकता है। और जाति से हटकर लोग खेलों में, नौकरियों में
और दूसरे क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं और अपना जीवन बदल सकते हैं, वो पूरी व्यवस्था सिर्फ एक विचार से खत्म हो सकती है कि देश में संपत्ति और धन लोगों की जाति के हिसाब से उनके पास होना चाहिए, काबिलियत के हिसाब से नहीं। और ये मॉडल एक तरह से आरक्षण की व्यवस्था जैसा ही है। तो जो अर्थशास्त्री हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे देश का जो संविधान है वो सबको मेहनत करके, परिश्रम करके अपने लिए संपत्ति अर्जित करने का, अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन जीने का, उन्हें एक बेहतर जीवन लाइफस्टाइल देने का अधिकार देता है। आप अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से अच्छी नौकरी कर सकते हैं, अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं, संपत्ति बना सकते हैं, बड़ा घर बना सकते हैं, बंगला बना सकते हैं, एक नहीं कई कई गाड़ियां रख सकते हैं, ताकि आप और आपका परिवार अच्छे से ठीक ठाक से रह सके। और इससे आपको कोई नहीं रोक सकता, ये संवैधानिक अधिकार है। और अगर ये आपकी संपत्ति सारी अगर किसी को ले लेनी है क्योंकि वो देश में इसे बराबर बांटना चाहता है, तो इसके लिए संविधान में मूलभूत परिवर्तन करना पड़ेगा, संविधान को बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी आपका ये जो अधिकार है इसे आपसे छीना जा सकता है। अब एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। देश के 3 बहुत बड़े औद्योगिक खानदान जिनके बारे में आपने सुना होगा, एक टाटा ग्रुप, दूसरा वाडिया ग्रुप और तीसरा गोदरेज ग्रुप। ये तीनों ही पारसी धर्म से हैं। टाटा का नाम तो आपने सुना ही है, वाडिया ग्रुप का नाम आपने सुना होगा, ये ब्रिटानिया की जो ब्रेड और बिस्किट्स हैं वो बनाते हैं। ये बॉम्बे डाइंग आपने सुना होगा, इनकी वो कंपनी है। बहुत बड़ा जो है परिवार है, बहुत बड़ा ग्रुप है वाडिया ग्रुप। और गोदरेज का नाम तो आपने सुना ही है। और ये तीनों ही पारसी धर्म से हैं, तीनों ही पारसी हैं। और हमारे देश में पारसी धर्म के लोग असल में असली अल्पसंख्यक हैं। क्या आप जानते हैं हमारे पूरे देश में 140 करोड़ लोगों में पारसी धर्म के लोगों की आबादी सिर्फ 57,000 है, 57,000। तो क्या इन पारसी धर्म से आने वाले इन औद्योगिक खानदानों की संपत्ति को भी राहुल गांधी उन लोगों में बांट देंगे जिनकी आबादी देश में पारसी धर्म के लोगों से ज्यादा है? क्या इन तीनों की संपत्ति जो है, जो कि लाखों करोड़ रुपए में बैठेगी, क्या उसे भी बांट दिया जाएगा? राहुल गांधी का कहना है कि वो लोगों में देश की संपत्ति जातियों के हिसाब से बांटेंगे और जिसकी जितनी आबादी होगी उसे देश की उतनी संपत्ति, उतना पैसा, उतना सोना चांदी मिल जाएगा। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि राहुल गांधी के पास जो 20 करोड़ रुपए की संपत्ति है खुद की, क्या वो इसे भी उन लोगों में बांट देंगे जिनकी आबादी हमारे देश में उनसे कहीं ज्यादा है? क्या वो खुद इस सिद्धांत पर चलेंगे? क्या वो अपने ऊपर भी इस सिद्धांत को लागू करेंगे? कि एक तरफ राहुल गांधी संपत्ति बांटकर देश में समानता लाने की बात कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ऐसे राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करती है जिन पर संपत्ति के बदले नौकरी और संपत्ति के मामलों में रिश्वत लेकर घोटाले करने के बड़े गंभीर आरोप हैं। और इनमें हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम भी शामिल है। आज हमने इस पार्टी का नाम क्यों लिया? क्योंकि आज ही झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के एक दूर के नौकर के यहां से ईडी को 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ। आपने दूर का रिश्तेदार तो सुना होगा, आज हम आपको एक नया कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, दूर का नौकर। उनके दूर के नौकर के पास इतना पैसा मिला है और ईडी को नोटों के बड़े बड़े पहाड़ उस नौकर के घर मिले। लेकिन सोचिए, हमारे देश में इस काले धन को लेकर कोई बात नहीं होती और ना ही यह कहा जाता है कि इस काले धन को लोगों में बराबरी से कब बांटा जाएगा। आज रांची में ईडी की अलग अलग टीमों ने 9 स्थानों पर छापा मारा जहां उसे साइकिल पर चलने वाले एक बहुत ही गरीब व्यक्ति के घर से, उसके पास से 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ। इस व्यक्ति का नाम जहांगीर है, जो झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घर में हेल्पर का काम करता था। और इसके पास एक साइकिल है जिस पर यह चलता है, गरीब आदमी है। लेकिन जब ईडी ने इस व्यक्ति के घर पर छापा मारा तो उसे वहां से नोटों का इतना बड़ा पहाड़ मिला कि ईडी को इन नोटों को गिनने के लिए 4 मशीनें लगानी पड़ी। और अब भी ईडी की टीम इस रेड में बरामद हुए कैश को पूरी तरह से गिन नहीं पाई है। और एक अन्य कार्रवाई में ईडी को कुछ देर पहले ही 3 करोड़ रुपए कैश अलग से बरामद हुए हैं।
हमें सूत्रों से ऐसा पता चला है कि ईडी इस मामले में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को पूछताछ के लिए बुला सकती है और इस घोटाले में कई नए और बड़े खुलासे हो सकते हैं और यह पता चल सकता है कि कैसे झारखंड में रिश्वत का पैसा नेताओं और सरकारी अफसरों में बराबरी से बांटा जा रहा था और इस भ्रष्टाचार में कहीं भी कोई असमानता नहीं थी। देखिए, ये जो भ्रष्टाचार है ये ना तो जाति देखता है, ना अगड़ी जाति देखता है, ना पिछड़ी जाति देखता है, ना धर्म देखता है, ना अमीर देखता है, ना गरीब देखता है। जब रिश्वत का पैसा आता है तो ये लोग जाति पाति सब भूल जाते हैं। जब रिश्वत का पैसा आता है तो ये नहीं देखते कि कौन ओबीसी है, कौन पिछड़े वर्ग का है, कौन दलित है, कौन आदिवासी है, कौन अगड़ी जाति का है। वहां ये सब नहीं चलता। तो भ्रष्टाचार की जो दुनिया है वो जाति को नहीं पूछती, वो धर्म को नहीं पूछती, वो सिर्फ पैसे को पूछती है। तो ये भी आप देखिए ब्लैक और व्हाइट में भ्रष्टाचार की दुनिया, रिश्वत का ये जो पैसा है ये समान रूप से सब जगह बढ़ जाता है, आम आदमी को छोड़कर, गरीब आदमी को छोड़कर। और ये पैसा किसका है? ये पैसा असल में आप ही का तो है। ये पैसा किसी गरीब आदमी के मौके को काटकर कमाया गया पैसा है। ये पैसा किसी गरीब आदमी की जेब काटकर कमाया गया पैसा है। इस पैसे पर किसी न किसी गरीब आदमी का, किसी गरीब परिवार का, किसी युवा का हक रहा होगा, लेकिन इसे इस तरीके से कमाया गया है। ये पैसा वो है जो किसी गरीब आदमी को नौकरी देने के बदले रिश्वत में लिया गया होगा। ये पैसा वो है जो किसी गरीब पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को उसका काम करने के लिए रिश्वत के रूप में उसका खून चूसकर कमाया गया होगा, लेकिन इसकी कोई बात नहीं करता। ईडी का कहना है कि उसने पिछले साल झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के एक चीफ इंजीनियर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था, लेकिन जब इस मामले की आगे जांच हुई तो पता चला कि वो नहीं बल्कि कई सरकारी अधिकारी टेंडर के बदले रिश्वत लेने का रैकेट चला रहे थे और इसमें झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव भी शामिल थे और अब ईडी उन्हें भी जांच के लिए और पूछताछ के लिए बुला सकती है। हालांकि मंत्री जी का कहना है कि इस घोटाले से उनका कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी जिन 10 सीटों पर कल चुनाव होगा उनमें संभल सीट पर 50.2% मुस्लिम है, 49% हिंदू है। ये इकलौती ऐसी सीट है जहां पिछली बार बीजेपी हार गई थी और समाजवादी पार्टी को इस सीट पर जीत मिली थी। यहां दिलचस्प बात यह है कि जो राजनीतिक पार्टियां समानता की बातें करती हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, उन्होंने मुसलमानों को चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया ही नहीं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम नेता को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है। इसी तरह जिस मध्य प्रदेश में मुसलमानों की 6%, राजस्थान में 9%, गुजरात में 9.5% आबादी है, वहां भी कांग्रेस ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश में लगभग 20% मुस्लिम हैं, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सिर्फ 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बिहार में मुसलमानों की आबादी लगभग 17% है और वहां आरजेडी और कांग्रेस ने 40 में से सिर्फ 4 सीटों पर मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट दिया है। यानी इन सीटों पर आबादी के हिसाब से इन पार्टियों ने मुस्लिम नेताओं को टिकट नहीं दिए हैं। इसलिए कांग्रेस से हम ये कहना चाहेंगे कि जो कानून आएगा जब आएगा तब आएगा, जब संविधान में बदलाव करेंगे संपत्ति बांटने के, तब करेंगे, लेकिन आज भी वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अगर वो मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से उनका हक देना ही चाहते हैं तो उनकी आबादी के हिसाब से इस चुनाव में टिकट तो दे ही सकते थे, लेकिन मुसलमानों की आबादी के हिसाब से जो उन्हें टिकट मिले हैं वो आज भी बहुत कम है। और इन टिकटों को देने के लिए कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को या आरजेडी को या किसी और पार्टी को संविधान में कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव जीतने की भी आवश्यकता नहीं है। वो टिकट जब चाहें दे सकते हैं। वो महिलाओं को भी उतना ही प्रतिनिधित्व दे सकते हैं बिना संविधान में बदलाव किए जब वो चुनाव के लिए टिकट बांटते हैं। मुसलमानों को भी दे सकते हैं, पिछड़े वर्ग को भी दे सकते हैं, आदिवासी वर्ग को भी दे सकते हैं और दलितों को भी दे सकते हैं। तो हम तो पहले ये करेंगे कि आप चुनाव बाद में जीतिएगा, सरकार बाद में बनाइएगा, संविधान में बदलाव उसके बाद कीजिएगा। आज आप क्या कर सकते हैं? आज आप इतना तो कर ही सकते हैं कि जब चुनाव में आप अपने उम्मीदवार घोषित करते हैं तो उम्मीदवार जो है वो आबादी के हिसाब से घोषित कीजिए। अपनी जब लिस्ट आप बनाते हैं तो जितने देश में जिस वर्ग की जितनी आबादी है उस हिसाब से
आप उतनी सीटें उस वर्ग को बांटिए। अगर आपको लगता है कि 52% ओबीसी हैं तो 52% आप ओबीसी कैंडिडेट दीजिए अपनी लिस्ट में। अगर आपको लगता है 15% मुस्लिम है तो 15% टिकट मुसलमानों को जानी चाहिए। यह तो आज से ही किया जा सकता है, लेकिन अभी भी यह काम कोई कर नहीं रहा है। आपको बताते हैं कि एमडीएच और एवरेस्ट मसालों में खतरनाक केमिकल होने के बाद इन मसालों की जांच हो रही है, लेकिन अब एक और बहुत खतरनाक खबर आई है और पता चला है कि बाजारों में मिलने वाले दूसरे मसाले भी सुरक्षित नहीं हैं और उनमें भी खतरनाक मिलावट इस समय हो रही है। और भारत की राजधानी दिल्ली में यह सब कुछ हो रहा है। दिल्ली में एक ऐसा गैंग पकड़ा गया है जो दो कारखानों में नकली मसाले बनाता था। दिल्ली पुलिस के पास यह शिकायत आई कि बाजारों में आजकल मिलावटी मसाला बिक रहा है, जिसके बाद पुलिस ने रेड की और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मसालों में आजकल क्या क्या मिलाया जा रहा है। यहां पर हल्दी, गरम मसाला और अमचूर जैसे मसाले बनाए जा रहे थे इस फैक्ट्री में। और जानते उसमें क्या मिलाते थे? उनमें सड़ा हुआ चावल, सड़ा हुआ नारियल, बाजरा, पेड़ों की छाल, लकड़ी का बुरादा, चोकर, आर्टिफिशियल रंग और सिट्रिक एसिड मिलाया जाता था। ये सारे मिलावटी और घटिया मसाले दिल्ली में 2 बड़ी थोक मंडियों में भेजे जाते थे और वहां से ये दिल्ली और एनसीआर और देश भर के कई राज्यों के बाजारों में जाते थे और आप इनका रंग देखकर इन्हें खरीद लेते थे। ये मसाले सस्ते होते हैं, इसलिए इनकी ज्यादा मांग होती है और मंडियों से लेकर परचून की दुकानों में ये मसाले खूब बिकते थे। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि ये मसाले इतने सस्ते क्यों मिल रहे हैं।